Hello students, myself Vijay Srivastav. Welcome to Vijay Study Way classes. तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे important dates and events of chapter first of history, that is नेशनलिज्म इन यूरोप और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फाइनली हमारा चैप्टर तो ओवर हो गया है, ठीक है। अब हम इसका ये जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपना ये चैप्टर पे पहले 3 पार्ट पे जो वीडियोस बनाए हैं, वो चैप्टर को समझने के लिए आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या था, चैप्टर का कवर पेज था, ठीक है। तो ये कवर पेज भी कुछ कहता है, क्या कहता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये तो कैथोलिक्स हो गए, ये प्रोटेस्टेंट्स हो गए, और ये क्या है, ये लोग जो है ये मार्च निकाल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कंट्री का फ्लैग लिए हुए हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ये लोग मार्च निकाल रहे हैं, किसके लिए, नेशनलिज्म के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो इन 1848, ठीक है। तो ये जो इमेज थी अभी जो आप लोगों ने देखा, ये ये वाली जो इमेज थी, ठीक है, इस ये इमेज हमको क्या दर्शाती है, क्या बताती है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है, और द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है। और इसको किसने प्रिंट किया था, इसको प्रिंट किया था फ्रेडरिक सोरियो ने इन 1848, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इवेंट जो आता है वो हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था। उसके बाद क्या होता है, नेपोलियन की एंट्री होती है, नेपोलियन ऑक्युपाई स्विट्जरलैंड, हॉलैंड एटसेट्रा 1790s में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, बिगनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स 1797। फिर वहां पे नेपोलियन की वार स्टार्ट हुई 1797 में, और फाइनली वो जीत कर उसने अपना जो वहां पे शासन था वो पूरा जमा लिया, और उसने एक अपना कोड दिया। वो कोड कौन सा था, नेपोलियनिक कोड, जो कि 1804 में उसने दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ जो गुजीबी मजीनी थे, ठीक है, उनका एंट्री हुई 1807 में, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ लिप्जिग स्टार्ट हुआ, ये जिसको बैटल ऑफ वाटरलू भी बोलते हैं, जो कि 1813 में स्टार्ट हुआ, और उसमें नेपोलियन हार गया। किससे किससे हार गया था, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, रशिया और ब्रिटेन, ठीक है। तो इससे ये हार गया। हारने के बाद उन लोगों जब ये हार गया, तो वो चारों का यहाँ पे पूरा शासन हो गया। उन लोगों ने फिर क्या साइन किया, ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के दौरान ही एक नया लॉ आया था, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो हम लोगों ने पढ़ा था लेसन में, ठीक है। उसके बाद आया ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक रेवोल्यूशन में क्या था कि ग्रीक स्ट्रगल कर रहा था फॉर हिज इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, आज़ादी के लिए। जो ग्रीक था वो अपना संघर्ष कर रहा था। 1821 में फाइनली उसको भी आज़ादी मिल गई थी, ग्रीक को भी। उसके बाद क्या हुआ, डेथ ऑफ लॉर्ड बैरन, जो लॉर्ड बैरन थे, द राइटर ऑफ आई हेट फीवर का, उनकी डेथ हो गई। फिर आया जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस कब आया, 1830 में, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज का जो ग्रुप था वो निकल के आए, जो कि मिडिल क्लास थे। उसमें कौन कौन से थे, डॉक्टर थे, मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। और फिर उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो कि 1832 में साइन किया।
फिर आया 1831 में पोलिस रेबेलियन अगेंस्ट रशियन ऑपरेशन। ठीक है, 1831 में क्या हुआ, रशियन ऑपरेशन के खिलाफ पोलिस रेबेलियन हुआ। फिर 1848 में फाइनली जो मार्च निकाला था लोगों ने, वो अप्रोक्स 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन्होंने, जिसमें मेन भी थे वुमेन भी थे, उन लोगों ने मार्च निकाला था फॉर ऑल जर्मन असेंबली के लिए, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। तो वो क्या हुआ, वो भी फेल हो गया था। उसके उसी बीच जब वो फेल हो गया, तो उसी बीच क्या हुआ था, एक रिवोल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया। ठीक है, वो ये एक एग्जाम्पल बन गया सिलेसिया का। उस दौरान क्या हुआ था, जो सिलेसिया में वीवर्स और मर्चेंट्स के दौरान जो लड़ाई हुई थी, जैसा कि मैंने चैप्टर में बताया है अपनी वीडियो में, तो वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ना। यहाँ पे तो क्या हुआ कि उसके दौरान एक ये एग्जाम्पल सेट हो गया था रिवॉल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलेसिया का। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है इन 1867 हैबसबर्ग एम्परर्स ग्रांटेड मोर अथॉरिटी टू हंगेरियंस। जब सब जगह ऐसे विरोध हो रहे थे, इंडिपेंडेंस की मांग हो रही थी, ठीक है, और लोग जो थे वो अपनी आइडेंटिटी चाहते थे, अपना नेशन चाहते थे, हर चीज कॉमन होना चाहिए, कल्चर, हिस्ट्री एंड ऑल। तो जो हैब्सबर्ग था, हंगरी का जो राजा था, उसने क्या किया, एक चाल चली। उसने क्या किया, हंगेरियंस को कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको दे दी, उनको प्रोवाइड कर दी, ताकि उसको वहां के लोग हटाए ना, या उससे लड़ाई ना करे। ठीक है, उसके बाद इन 18th में 1848, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मार्च टू हॉल ऑफ मिरर्स निकला था, जिसमें कौन से थे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल थे, मेन वुमेन सारे थे, जिसमें जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जर्मनी का यूनिफिकेशन का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि फेल हो गया था। उसके बाद फिर उसका जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसके खिलाफ जो लोगों ने वो किया, रिवॉल्यूशन किया, एक्ट ऑफ यूनियन आया 1707 में। ठीक है, उसको तो फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर हुआ उस टाइम पे, जब जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया। उसके बाद से द क्राउनिंग ऑफ केसर विलियम फर्स्ट, तो जर्मन का एम्पायर बनाया गया किसको, केसर विलियम फर्स्ट को, इन जनवरी 1871। ठीक है, उसके बाद डिफीट ऑफ ऑस्ट्रियंस बाय द इटालियंस आफ्टर अ कोलैबोरेशन विद फ्रांस 1859। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, तो अब बात आती है इटली की। तो फिर इटली में भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन होने लगे थे, लोगों में लड़ाइयाँ होने लगी थी, जंग छिड़ गई थी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फाइनली जो होता है वो इटली जीत जाता है, इटली यूनिफाई हो जाता है, और जो ऑस्ट्रियंस थे वो हार जाते हैं इन 1859। 1860 में क्या होता है कि एक्सपेडिशन ऑफ थाउजेंड्स टू साउथ इटली लेड बाय गुजिपी गैरिबल्डी। तो गुजिपी गैरिबल्डी जो थे, उस समय साउथ इटली में रूल कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने भी जो साउथ इटली था उसको भी एक्सपेंड कर दिया, और उसको भी इटली को सौंप दिया इन 1860 में। फेल्ड वॉर अगेंस्ट पैपल एंड फ्रेंच ट्रूप्स इन रोम। रोम में फिर जब ये सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो रोम ने भी मतलब ऐसा ठान लिया था कि हम अपना जो कंट्री है, अपना जो नेशन है, वो हम किसी और को नहीं देंगे, हम इसको खुद एक यूनिफाइड कंट्री बनाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, वो हार गया इन 1867 में, और फाइनली उसको इटली के साथ मिलना पड़ा। विड्रॉल ऑफ फ्रेंच ट्रूप्स फ्रॉम रोम इन 1870। ठीक है, तो रोम से भी फ्रेंच ट्रूप्स का विड्रॉल हुआ, और वो भी 1870 में इटली से मिल गया। उसके बाद इटली यहाँ पे क्या हुई, इटली यहाँ पे यूनिफाइड हो गई। ठीक है, अब बात आती है ब्रिटेन यूनिफिकेशन की। तो ब्रिटेन यूनिफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो इंग्लैंड होते हैं, इंग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ही प्रॉस्पेरस होते हैं इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले वो इस्टेब्लिश होते हैं, और उन्होंने क्या किया था इंग्लैंड वालों ने, कि जो इंग्लिश की पावर थी, जो जो
मोनार्की की जो पावर थी, ऑटोक्रेसी थी, उसको सीज कर दिया इंग्लैंड वालों ने। और ऑल ओवर द ब्रिटेन क्या किया कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिया, ठीक है, जहाँ पे हर चीजें कानून के अंदर होती थी, संविधान के अनुसार होती थी। इन 1688 में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट साइन हुआ, जो कि एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना गया इन 1707 में, ठीक है। तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड भी यूनिफाइड हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो आयरिश मैन थे, यूनाइटेड आयरिश मैन थे 1798 में, और वोल्फ टोन थे, इन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया कि नहीं, हम ब्रिटेन में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनना था, उसमें हम ऐड नहीं होंगे, हम अपना अलग कंट्री करेंगे, इंडिपेंडेंट कंट्री करेंगे। तो उसमें ये फेल हो गए थे 1798 में। देन उसके बाद 1801 में क्या हुआ कि जो आयरलैंड था वो भी फाइनली इंग्लैंड में उसको मिला लिया गया फोर्सिबली, और 1801 में। और इस तरीके से द ग्रेट किंगडम, सॉरी, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन यूनिफाइड हो गया, उसका फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद बात आती है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म की, जिसमें हम लोगों ने बाल्कन्स के बारे में पढ़ा था। तो बाल्कन्स की जो जो एरियाज थे, उनमें क्या हुआ 1871 में, उनमें बहुत ही ज्यादा टेंशन्स हो गए। उनमें अलग अलग कंट्री के लोग थे, अलग अलग कंट्रीज थी। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपने अपनी कंट्रीज को अपने अपने पास रखेंगे, अपने अपने हिसाब से चलाएंगे। बट जो फिर इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से बाल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है, जिसको बाल्कन्स कॉन्फ्लिक्ट के टर्म में भी जाना जाता है। और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, मैंने अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप जाइए वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। तो इन 1871 में बाल्कन्स एरिया भी पूरा एक दूसरे से अलग अलग हो गया। किसकी वजह से? नेशनलिज्म फीलिंग की वजह से, ठीक है। तो ये सारे जो डेट्स है ना हिस्ट्री के, इससे आप घबराओ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। डेट्स कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ। अगर आप इंसिडेंट और इवेंट को अच्छे से समझोगे ना, और उस डेट में जो इंसिडेंट, जो इवेंट्स हुए थे, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे ना एक बार, तो क्या होगा कि आपको ये डेट्स याद रहेंगी, ठीक है। और कोई भी चीज A to Z, कोई भी चीज जो होती है ना, उसको आप समझोगे अगर, तो वो आपको पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाली है, कभी आप उसे भूल नहीं सकते। बट अगर आप इसको याद करोगे, किसी भी चीज को लर्न करने की कोशिश करोगे, तो वो आज तो आपको याद रहेगी, मे बी एग्जाम तक याद रहे, बट फ्यूचर में आप उसे पूरी तरीके से भूल जाओगे, ठीक है। तो डेट्स को लेके आप बिल्कुल भी घबराओ नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। जो वीडियोस हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया है लेसन को पूरे तरीके से, आप उसको देखो, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद आपको डेट्स अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फिनिश होता है। और ये वीडियो था इम्पोर्टेंट डेट्स और उसके इवेंट्स रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर भी समझ में आया होगा। अपने फीडबैक मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें आपको कोई भी क्वेरीज हो, वो भी आप कमेंट करके बताना। और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करो, और सब्सक्राइब करो कि मेरे चैनल को फॉर अपडेट्स, क्योंकि मैं अपने चैनल में और भी सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।